भारत माता की। आज अपना लॉ कॉलेज के स्थापना दिवस पर आने का मौका मिला आपके बीच में। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र वर्मा जी, आपके कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, पाटलिपुत्रा के कुलपति भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानित सभी प्रिंसिपलगण, सभी प्रोफेसरगण, सम्मानित छात्र छात्राएं, और इस 116वें स्थापना दिवस की शुभकामना आपको देता हूं, क्योंकि लॉ की पढ़ाई पहले दिन से समझ में आता है कि बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, क्योंकि कई सेक्टर्स में आप देखते होंगे और ये सोच समझ कर पढ़ने वाला डिपार्टमेंट है। प्रायः ये समझा जाता है कि इंटर की पढ़ाई के बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो ये समझा जाता है कि उनके माता पिता की इच्छा थी और उस रास्ते पर वो चल पड़े। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वैसे तो अब तो इंटर के बाद भी 5 साल का कोर्स हो गया, लेकिन प्रायः यह समझा जाता है कि ये पूर्ण रूप से कैरियर इस रास्ते से बनाना है। और जो वोकल हो, क्योंकि जीवन भर बोलना ही है, और जीवन भर किताब के माध्यम से जो नए कानून बनेंगे उसको पढ़कर कहीं अन्याय ना हो उसका साथ भी देना है। अन्याय नहीं हो पाए इसकी सोच है, लेकिन आज तो गौरवशाली इतिहास और सौभाग्य का दिन है पटना लॉ कॉलेज के लिए कि 116 वर्ष हो गए और आज भी कई आपके कॉलेज से पढ़कर लोग, कोई चीफ जस्टिस हुए, कोई जस्टिस हुए, कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सब लोगों ने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का काम किया। और ये एक ऐसा सेक्टर है पूर्ण रूप से न्याय का मतलब ही है कि तराजू जो हम देखते हैं अदालत में, तो न्याय दिलाना ही आपका धर्म है। स्वाभाविक है कुछ लोग विरोधी पक्ष भी होते हैं, दोनों पक्ष की ओर से आप ही लड़ेंगे, और न्याय आपके लिए तो न्याय ही है। जिसने आपके साथ संबंध स्थापित किया और आपसे न्याय मांगा तो आप उसको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज क्योंकि एक जमाने में इस इलाके को ऑक्सफोर्ड भी कहा गया, पूरब का ऑक्सफोर्ड है, और मैं इसको मानता हूं कि ज्ञान की भूमि है। ज्ञान की भूमि इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे लोग एक जमाने से बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे। और मैंने इसलिए कहा कि ये ज्ञान का केंद्र है कि आज से 2000 वर्ष पहले भी यही मगध था, यही बिहार था, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी इलाके में पाया जाता था। और यहीं से लोग ज्ञान का प्रसार पूरी दुनिया में करते। और आप सोचिए कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया तो लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि 6 महीने तक किताब जलते रही। 90 लाख किताब। अब तो कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा लर्निंग का कंसेप्ट हमारा, क्योंकि धीरे धीरे हम डिजिटल हो गए और डिजिटल के तौर पर अब पूरी व्यवस्था बदल गई। लेकिन 90 लाख किताब यदि हम रखते होंगे
आप सोचिए कि कितना ज्ञान अर्जन करने के लिए लोग दुनिया से आते हैं। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी ज्ञान का केंद्र बिहार है और इसका परिणाम है कि आज यदि देश में सबसे बड़ा परीक्षा जो होता है वो यूपीएससी का होता है और सबसे ज्यादा कहाँ का बच्चा पास करता है, तो बिहार का। इसका मतलब टैलेंट है, बुद्धि है जिनमें, और हम भले कहीं और जाके भी पढ़ते। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप कोटा को देखते होंगे, कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी है और पढ़ाने वाला टीचर भी बिहारी है। तो जब मैं इसको देखा था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। हम लोगों ने देखा कि जीवन में सभी बड़े सेंटर पर पढ़ाना चाहते हैं। पहले लोग भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में, मुंगेर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया जी में, इन जगह शहरों में लोग गांव से निकलकर जहानाबाद के लोग गया जी जाते थे, मुंगेर के लोग, बांका के लोग, खगड़िया के लोग भागलपुर जाते थे और बड़े सेंटर पर पढ़ना चाहते थे। और उसका कारण था कि अच्छे कॉलेज, जिस तरह पटना यूनिवर्सिटी का अपना नाम है, बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी में से एक आपको, उसी तरह लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ अच्छे कॉलेजेस हो। अभी इसी बार मैंने बजट जब पेश कर रहा था तो मैंने एक बड़ी घोषणा किया जिसको सरजमीन पर हम उतार रहे हैं कि बिहार के जितने भी ब्लॉक हैं, जिस ब्लॉक में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, उन सभी जगह पर बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं आना है, अपने गांव से अपने प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम किया जाए। और दूसरा, क्योंकि हमारे बच्चे पलायन करते रहे, यदि 11% की आबादी 2000 के वर्ष में पलायन करके बिहार से बाहर जाते थे, तो लगभग उसका लगभग 6% बिहार के बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं, वो चिंतित थे। आज वो व्यवस्था बदली और मैं कह सकता हूं कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं वो 10 रुपया में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपया में कर रहे हैं। और आगे भी सरकार ने कई चीजों की व्यवस्था किया, जो आदरणीय वीसी साहब अजय जी ने बताया कि कई चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोग चला रहे हैं, नीचे भी इस काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है कि पूरा बिहार ज्ञान अर्जन करे और ज्ञान अर्जित करके इस बिहार को और समृद्ध बनाए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो लोगों को कष्ट होता था। आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना से बेगूसराय पहले को 3 से 3.5 घंटे लगते थे, आज हम 1.25 से 1.5 घंटे में पहुंच रहे। पटना से गया जाने में 4 घंटे लगते थे लोगों को, आज 1.25 घंटे में आप गया जी पहुंच सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने से हमारी कनेक्टिविटी और आसानी से रास्ते से पहुंचने का काम कर पा रहे हैं। लेकिन जीवन अंतोगत ज्ञान अर्जन करना और शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर भी बनना। तो ये दोनों रास्ता एक ही रास्ता, मतलब मेरा ही मानना कि एक बार यदि ज्ञान अर्जन कर लिया तो फिर जीवन में ज्ञान कम नहीं पड़ेगा, इतना स्पष्ट करता हूं। और इसको चोरी कोई नहीं कर सकता। आपने यदि ज्ञान अर्जन कर लिया तो आपका जो गोतिया है, जो बगल वाला है, वो भी आपका ये ज्ञान अर्जन आपसे चोरी नहीं कर सकता है। सबसे खतरा तो गोतिये से होता लोगों से। और
यदि आपने ज्ञान अर्जन कर लिया तो इसके बाद कुछ नहीं। और इसलिए मैंने इससे जोड़ा कि शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन। ज्ञान के बाद यदि आपने दूसरा कोई रास्ता अपनाया तो जिससे आप बचाने के लिए कानून पढ़ रहे हैं उसी जेल में आपको जाना पड़ सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है साथियों। मैं भी 27 साल से बिहार की राजनीति में हूं। बिहार में या देश में किसी भी स्तर पर आप कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते। कोई खजाना का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। सब खोद के सब लोग निकाल चुके। अब कोई खोदाई नहीं होगा। अब कोई पहले होता था ना कि कुआं में घड़ा मिल जाएगा, मट्टी के नीचे घड़ा मिल जाएगा, ये सब निकल चुके। कोई राजा कंसेप्ट है नहीं, राजशाही है नहीं, लोकतंत्र है। और बिहार को 1955 में कानून ले आया। यहाँ राजशाही खत्म हो चुका है। यहाँ सीलिंग एक्ट आए, पूरा एक सिस्टम बनाकर एक लोगों का जमीन तक नापने का काम किया। और अब फिर मोदी जी ने भी 2016 में सबका अकाउंट चेक कर लिया कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है और आपने बैंक में जमा कितना किया। तो इसका मतलब पैरामीटर स्पष्ट है कि आप कितने अमीर हो सबको पता है। कोई बचा नहीं सकता क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के प्रोफेसर यहाँ पर और थीसिस वगैरह है। तो ये स्पष्ट है कि बिहार या देश अब ज्ञान से ही बढ़ सकता है और ज्ञान के ही माध्यम से बदल सकता है। क्योंकि मेरे जीवन में दो चीज मैंने सूचना मिलते रहे अध्ययन के दौरान कि बिहार की दो कमजोरी रही। एक पानी, दूसरी आबादी। क्योंकि मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया था तो मैं बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था, मात्र 6,000 करोड़। और जबकि बिहार झारखंड एक था और उस समय बिहार के रेवेन्यू का 87% हिस्सा झारखंड से आता था और मात्र 13% इस बिहार से आता था। और आप सोचिए कि जब बंटवारा हुआ था तो लोगों ने कहा था कि पानी ही पानी है और बालू ही बालू है। तीसरा बोलूंगा नहीं, राजनीतिक मंच है नहीं। लेकिन साथियों मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस बिहार को भी बदलते हुए देखा हूं। जिस बिहार में पानी से डर लगता था, क्योंकि मेरा घर जरूर मुंगेर जिला है लेकिन मेरी राजनीतिक पैदाइश पूर्ण रूप से खगड़िया से रहा। यहाँ सोहेली जी बैठी है, उस इलाके दूसरे इलाके से आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 7 बड़ी नदियां वहां पर 10 पॉइंट पर है जो गंगा में जाकर डिस्चार्ज होता है। और पूरे नॉर्थ बिहार में यदि 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़े जाते थे तो आधा बिहार डूब जाता था। 2008 का बाढ़ याद कीजिए, 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े और बिहार के उत्तर बिहार का 15 जिला डूब गया। लेकिन आज मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरा एक सिस्टम बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कों का जाल बिछा, नहरों का एक चैनल बनाने का काम किया गया। और जो कोसी अभिशाप था, प्रतियोगिता दर्पण में आप लोग पढ़ते होंगे कि कोसी एक अभिशाप था, वो अब वरदान हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे, 15 जिले में पानी होता था। पिछले साल दुर्गा पूजा के समय 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए और बिहार के मात्र 56 गांव में ही पानी पहुंचा। ये बदलता हुआ बिहार है क्योंकि हमारा डर खत्म हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी के चलते दुनिया में हम बांग्लादेश को पार कर चुके, इंडोनेशिया को पार कर चुके, इतने डेंसेस्ट पॉपुलेशन में है। साउथ बिहार तो थोड़ा रिलैक्स है, नॉर्थ बिहार तो और घनी आबादी में है।
जहां साउथ बिहार में आप 650-700 घनत्व पर है और वहां जाइएगा तो सीधा उसके लगभग दुगना, लगभग 900 और 1000 घनत्व पर है। तो जो पॉपुलेशन है वो हमारी कमजोरी थी। मैं लेकिन धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब ये बिहार और ये आबादी से डर लगता था, क्योंकि हमारी क्षेत्रफल बिहार और झारखंड लगभग बराबर है 19-20, लेकिन उसकी आबादी हमसे 1/3 है और हम 3 गुना थी। और आप सोचिए इतनी बड़ी आबादी में कोई इंडस्ट्री नहीं, लेकिन जब जीएसटी आया तो जिस बिहार में मैं देखता था कि कोई बजट का कोई व्यवस्था नहीं, चिंता करते थे, जैसे वीसी साहब अभी चिंता किए कि बिहार पटना यूनिवर्सिटी को आर्थिक रूप से मदद किया जाए, तो हम लोग भी सोचते थे कि दिल्ली कटोरा लेके खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इस बार बजट पेश कर रहा था, पिछले 2 साल से मैं बजट पेश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव जो था, मैंने जो बिहार देखा था, उस बिहार की कल्पना के हिसाब से मैं जब बजट पेश कर रहा था, तो जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू था, उस प्रदेश का 1 घंटा पहले जब बजट आया तो 1,40,000 करोड़ का बजट था, और मैंने जब बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का बजट। आज भी मैं कहता हूं कि बिहार जैसे राज्य में मात्र 60,000 करोड़ के आसपास ही हमारा रेवेन्यू है, लेकिन जो आबादी हमारी है, ये जो 14 करोड़ बिहारी है, ये यदि एक डिब्बा बिस्किट भी खरीद रहा है तो कल तक लोग कहते थे कि टाटा इस देश को चलाता है, लोग कहते थे अडानी और अंबानी इस देश को चलाता है, लेकिन अब मैं कह सकता हूं क्योंकि एक डिब्बा बिस्किट भी खरीदते हैं तो 5% जीएसटी टैक्स देते हैं, और इस भारत का निर्माण में एक आम आदमी भी कह सकता है कि मैं भारत और बिहार बना रहा हूं। और पहले तो कह ही नहीं सकते क्योंकि भारत के बड़े लोग सरकार चलाते हैं। आज कोई व्यक्ति हो, ये जीएसटी के फॉर्मेट से, और जो सभी लॉयर्स बनेंगे उनको जीएसटी पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके कस्टमर, जो आपके जो क्लाइंट आएंगे, वो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये बिहार भी बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो चुके, कुछ छूटे हैं, उसको भी ठीक करना है, लेकिन अब प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर को लाने का समय आ गया। आज के समय में हमारे पास मात्र 8 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट। दूसरे किसी भी राज्य में आप जाते होंगे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आपको प्रत्येक जिले में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। सरकार जितना काम करती है उससे दोगुना काम भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती है, क्योंकि वो समय आ गया। इतने बड़े पॉपुलेशन में आज भी लगभग 30 से 40 लाख बच्चे आज भी बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसको अपने स्टेट में कंज्यूम करने में हमको हर हालत में प्राइवेट इंडस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा और उनको मुख्यधारा में लाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्राइवेट के बिना सरकार अपने संसाधन से इतने चीजों को चलाता है। और अभी जो आदरणीय वीसी साहब ने एक आग्रह किया है, दूसरा हमको बताया, लगभग 87 करोड़ के ग्रांट और सब चीजों के लिए उनके फाइल है। मैं उसको भी देखवाता हूँ कि जल्द से जल्द पटना यूनिवर्सिटी को राशि मिले। और दूसरा, क्योंकि मैं अभी मनोरंजन स्टेडियम का जीर्णोद्धार का काम शुरू करा रहा हूँ, पटना मेट्रो को भी वहां तक पहुंचाया। 2 चीज मैं बता रहा हूँ, इसलिए प्राइवेट जरूरी है। 2013 में 13-14 में 2 बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया। एक जिसको आप मैरिन ड्राइव कहते हैं, जेपी गंगा पथ,
उसको भी 13 साल लगे, 12-13 साल लगे बनने में, क्योंकि सरकार अपने संसाधन से धीरे धीरे पैसा दे रहा है। और दूसरा, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के काम को भी आप देख रहे हैं। अभी सितंबर माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैंने जब पहली बार डीपीआर बनाया था इसका, तो ये मात्र 14,000 करोड़ रुपया या 16,000 करोड़ का था। अभी जब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये लगभग 28,000 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि अभी हम कुछ पार्ट को शुरू करेंगे, लेकिन जब ये पूरा होगा, ये लगभग 34,000 करोड़ का बजट हो जाएगा मेट्रो का। और इसलिए मैंने कहा कि प्राइवेट को इसमें लाना चाहिए। अभी देखिए, पटना में मनोलक स्टेडियम बनेगा। अभी कल ही हम लोगों ने कैबिनेट से राजगीर के स्टेडियम के लिए पैसा स्वीकृत किया, तो 600 करोड़ से शुरू किया था, तो 1100 करोड़ पहुंच गया, क्योंकि हम धीरे धीरे पैसा देते हैं। लेकिन हम मनोलक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जहां 1 रुपया भी हम नहीं लगाएंगे और 33% हिस्सेदारी होगा, क्योंकि वहां हम बीसीसीआई के माध्यम से लगभग 800 करोड़ का स्टेडियम बनाएंगे। इसलिए अब रास्ता खोलना पड़ेगा। हम लोगों ने मैदानता बनाया, तो सिर्फ जमीन दिया और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैदानता ग्रुप ने बनाया। संकरा नेत्रालय को जमीन उपलब्ध कराया। ये पूरा मैकेनिज्म बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, रिफॉर्म चलाना पड़ेगा। अभी जिस तरह आपके यहाँ मैरिन ड्राइव आप देखते हैं, इसको हम लोग दीघा से लेकर कोइलवर तक और मुंगेर से लेकर भागलपुर के सबौर के इलाके तक लगभग 83 किलोमीटर और इधर लगभग 46 किलोमीटर हम लोग एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। ये सब पीपीपी मोड पर ला रहा हूं, क्योंकि अब पूर्ण रूप से यदि आपको संपूर्ण विकास करना है, तो आपको हर हालत में प्राइवेट सेक्टर को बिहार में लाना पड़ेगा। और एक उदाहरण और मैं देता हूं। पटना एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, पहले पटना एयरपोर्ट पर या पूरे बिहार से 2003-04 में 2,57,000 लोग ही हवाई यात्रा करते थे। आज के तारीख में लगभग 56 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बनाना है कि जिसमें बिहार के लगभग 2 करोड़ बिहारी हवाई यात्रा कर सके। लेकिन अभी आप देखे होंगे, पटना एयरपोर्ट गए होंगे तो नया एयरपोर्ट बना, लेकिन 100% भारत सरकार का पैसा देकर जमीन हमने दिया। आज से 10 साल पहले आप मुंबई गए होंगे, पूना गए होंगे, बेंगलोर गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, जिस भी शहर में गए होंगे, तो एक बड़ा एयरपोर्ट आपको मिला होगा जिसमें ना भारत सरकार 1 रुपया लगाई, ना वहां की राज्य सरकार 1 रुपया लगाई। तो हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, बिहार बदल रहा है, मेरा ये मानना है। रफ्तार पकड़ा है और आप लोगों के आशीर्वाद से और पकड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके लॉ कॉलेज के इस फाउंडेशन डे में आया हूँ। जरूर मेरी कल्पना है कि जो गौरवशाली इतिहास रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, पटना लॉ कॉलेज का, वो स्थापित रहे और बिहार और विकसित हो। क्योंकि नए लोग जब आएंगे, नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो बिहार जो रफ्तार पकड़ा है वो तेज गति से चलने का काम कर सकेगा। इसलिए आज हमको 116वां स्थापना दिवस पर आप लोगों ने हमें बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अजय जी को, योगेंद्र जी को, और अतिथि के तौर पर यहाँ उपेंद्र जी आए हैं। और आप सभी लोगों को मैं बधाई देते हुए आज पटना लॉ कॉलेज के 116वां स्थापना दिवस पर मैं फिर से सबको शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।